बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोएनर्जेटिक्स स्टार्ट करने लगे हैं। बायोएनर्जेटिक्स जो है इससे एक आध एमसीक्यू भी आ जाता है, 2-3 एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं। साथ में प्रॉफ के लिए भी ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। तो मैं बेसिक डेफिनेशन जनरल चीज़ें पहले आपको बताऊंगी, इसके बेसिक लॉज प्रिंसिपल्स किस तरह के हैं। देन जो है ना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन वाइज करने से ज़्यादा इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कि इतना बड़ा जंक मटेरियल अपने माइंड के अंदर रखें। तो मैं बेसिक चीज़ें आपको करवाऊंगी। पहले बायोएनर्जेटिक्स के अंदर हम एनर्जी चेंजेस को देखते हैं कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें रिएक्टेंट की कितनी एनर्जी थी, प्रोडक्ट की कितनी एनर्जी थी, कितनी एनर्जी जो है रिलीज़ हुई है, या फिर कितनी एनर्जी हमें मतलब जो रिएक्टेंट को देनी पड़ी है तब ये रिएक्शन जो है प्रोसीड हुआ है। तो बायोएनर्जेटिक्स के अंदर हम एनर्जी चेंजेस देखते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है चेंज इन एंथैल्पी, जिसे हम डेल एच से शो कर रहे होते हैं। चेंज इन एंथैल्पी के अंदर हम हीट कंटेंट को देखते हैं, मतलब कि अगर एक रिएक्शन चल रहा है तो हमें उसमें कितनी हीट जो है देनी पड़ी है, या फिर उस रिएक्शन के अंदर कितनी हीट जो है वो रिलीज़ हुई है। इसका मतलब है चेंज इन हीट कॉन्टेक्ट को चेंज इन हीट कंटेंट को अगर हम देखेंगे रिएक्शन के अंदर तो हम उसकी एंथैल्पी को मतलब एंथैल्पी का पता लगा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी का मतलब कि जब एक रिएक्शन चला रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ तो कितनी एंट्रोपी यानी कितनी रैंडमनेस उसके अंदर आई, उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टेंट। अगर हम कंपैरिजन करें कि रिएक्टेंट के अंदर कितनी रैंडमनेस थी, कितनी एंट्रोपी थी, और प्रोडक्ट के अंदर कितनी एंट्रोपी आई है, तो उस चेंज को अगर हम देखें तो उसे हम कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी डायरेक्टली हमें ये नहीं बताते कि जो रिएक्शन है वो फिजिबल है या नहीं। हम बायोएनर्जेटिक्स को पढ़ ही इसलिए रहे होते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कौन सा रिएक्शन जो है वो फिजिबल है और कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है, और अगर उसे फिजिबल बनाना है तो हमें कितनी एनर्जी उसे देनी पड़ेगी, और वो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। तो ये हमारे मेन पर्पस होते हैं कि हम उसकी डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकें और साथ में ये देख सकें कि वो रिएक्शन फिजिबल है भी या नहीं है। तो ये मेन हमारा पर्पस होता है। उसके लिए एक और चीज़ हमें पढ़नी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं चेंज इन फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी का मतलब है ये वो वाली एनर्जी होती है जिससे जो है ना हम कोई काम कर सकते हैं, मतलब कि रिएक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये जो है ना एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क को हम कहते हैं चेंज इन फ्री एनर्जी। चेंज इन फ्री एनर्जी अब दो तरह से होती है। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन लें तो उसे हम डेल जी नॉट से शो करते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि हम 1 मोल पर लीटर कंसनट्रेशन ले सबस्ट्रेट की और प्रोडक्ट की भी, ठीक है। सबस्ट्रेट और जो प्रोडक्ट है उनकी कंसनट्रेशन अगर 1 मोल पर लीटर होगी तो उसे हम डेल जी नॉट से शो करेंगे। और अगर हमने पीएच भी 7 ले ली है तो साथ में हम प्राइम के साथ इसे शो कर सकते हैं। और डेल जी नॉर्मली जो है किसी भी कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट पर हम फाइंड कर सकते हैं कि इसमें फ्री एनर्जी कितनी आई है, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद जो है ना अब डेल जी नॉट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे हम डायरेक्टली डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पता लगा सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखते साथ ही। एक फार्मूला हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, बस अपने जहन में आप ये रख लें कि डेल जी नॉट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन होता है। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डेल जी नॉट वाली इक्वेशन में लगा के डायरेक्टली डिटर्मिन कर सकते हैं कि रेट जो है मतलब जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होगा। ये फार्मूला मैं आप अभी डिराइव करवाती हूँ आपको। अभी हम बेसिक चीज़ें कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि डेल जी के साइन के साथ हमें मतलब अभी हम डेल जी की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं और बाद में हम डेल जी नॉट की इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो डेल जी की इंपॉर्टेंस क्या है कि हम इसके साइन को देखते ही मतलब हमें इसका साइन पता चलेगा, साथ ही हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का डिटर्मिन कर सकते हैं। अब डेल जी किसके इक्वल होते हैं? डेल जी इक्वल होता है चेंज इन मतलब एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, जितनी प्रोडक्ट की एनर्जी स्टेट थी, ठीक है। एनर्जी स्टेट हम यहाँ देखते हैं, एनर्जी स्टेट ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी स्टेट ऑफ रिएक्टेंट सॉरी। एनर्जी स्टेट ऑफ प्रोडक्ट को एनर्जी स्टेट ऑफ रिएक्टेंट से जब हम माइनस करते हैं तब हमें हासिल होती है डेल जी। अब देखिए डेल जी नेगेटिव भी हो सकती है, डेल जी पॉजिटिव भी हो सकती है और डेल जी जो है ज़ीरो भी हो सकती है, लेकिन किन कंडीशन के अंदर इस तरह से होगा। पहले हम देखते हैं डेल जी नेगेटिव। डेल जी नेगेटिव कब आएगी? जब हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी? कम। मतलब ये वाली वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो आंसर हमारे पास माइनस के अंदर आएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ माइनस में आ रही है इसका मतलब है कि एनर्जी स्टेट ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है
और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसका मतलब है जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रही हैं तो रिएक्टेंट ने लाजमी एनर्जी क्या की होगी, रिलीज़ की होगी, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हमारे पास आ रही है, कम आ रही है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन एक्सर्गोनिक होगा, मतलब एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होगा। और ये बात हमें पता है कि अगर एक रिएक्शन एनर्जी रिलीज़ करे इसका मतलब है कि उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो रिएक्शन को उसी डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करवा सके, बल्कि एक्स्ट्रा एनर्जी भी वो रिलीज़ करें। तो ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन होगा और डेफिनेटली ये स्पॉन्टेनियसली आगे जाएगा, हमें इसके अंदर एक्सटर्नली को एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन केस ये डेल जी जो है वो पॉजिटिव है, ये कौन सी कंडीशन है, इसमें जो है एनर्जी स्टेट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी स्टेट कम होगी, मतलब कि कोई ना कोई एनर्जी ऐड की होगी तभी तो प्रोडक्ट की एनर्जी स्टेट ज़्यादा हुई है। तो ये वाली कंडीशन जो है एंडरगोनिक होगी, यानी हमें एक्सटर्नली एनर्जी इसके अंदर देनी पड़ेगी, दैट्स वाई ये स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। अब हम आ जाते हैं डेल जी जो है ज़ीरो है। डेल जी ज़ीरो इसी कंडीशन के अंदर आ जाती है जिसके अंदर कोई एनर्जी चेंज ना हो, यानी जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रही हैं उतने ही जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो रहे हैं। क्योंकि आप खुद देखें, कोई भी रिएक्शन अगर चल रहा है तो डेफिनेटली एनर्जी चेंज तो उसके अंदर आ रहा होगा। दोस्त अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी एनर्जी लेवल इक्वल नहीं हो सकता, अगर एनर्जी लेवल इक्वल होते तब तो वो एक ही चीज़ होते। अब एनर्जी चेंजेस अगर नहीं आ रहे, इसका सिर्फ यही मतलब बनता है कि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ क्या होगी, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन के अंदर डेल जी ज़ीरो आ रहा है। तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, क्योंकि आगे फार्मूलाज जब हम डिराइव कर रहे होंगे तो हमने ये देखना है कि डेल, जब हम कहेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो वहाँ पर हम डेल जी को किसके इक्वल कंसीडर करेंगे, ज़ीरो के इक्वल कंसीडर करेंगे। तो अब ये बात इस चीज़ से भी प्रूफ होती है कि जो हम अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को फॉरवर्ड या रिवर्स आप कह लें, तो इनकी जो डेल जी होती है उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, बस डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे इसकी एनर्जी जो है वो 4000 है, ठीक है, डेल जी जो है इसकी 4000 है। तो अगर इसके रिवर्स में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो मैग्नीट्यूड बिल्कुल यही होगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये जो है इनके मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन इनकी डिफरेंट हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेल जी और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या रिलेशन होता है। तो आपको यहाँ पे ये जो है ना, ये सारी चीज़ें हमने एफएससी के अंदर पढ़ी हुई हैं, बस यहाँ पे उनकी एक रिवीजन हो रही है। ये फार्मूला भी हमने एफएससी के अंदर पढ़ा हुआ है। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि चेंज इन फ्री एनर्जी जो है वो बराबर होती है स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर फ्री एनर्जी चेंज है। आर जो है हमारा गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.987 होती है और ये टेम्परेचर है केल्विन के अंदर। ठीक है, केल्विन के अंदर टेम्परेचर को हम लेंगे और ये नेचुरल लॉगरिथम है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होती है। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को चेंज करेंगे, इससे डेल जी क्या होगा, इफेक्ट होगा, डेल जी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि डेल जी जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, बट डेल जी नॉट जो है वो इन पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि डेल जी नॉट को हम डेल जी नॉट कहेंगे ही तब जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होगी, 1 मोल पर लीटर। ठीक है, इस बात को जहन में बिठा लें कि डेल जी नॉट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता, जबकि डेल जी जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद हम यहाँ पे इस फार्मूला को दो कंडीशंस के अंदर अप्लाई करेंगे। पहले जो है हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं, यानी कि डेल जी नॉट वाली कंडीशन जिसमें 1 मोल पर लीटर प्रोडक्ट होगा डिवाइडेड बाय 1 मोल पर लीटर जो है वो रिएक्टेंट होगा। अब नेचुरल लॉगरिथम के बारे में शायद आपको आइडिया हो कि अगर नेचुरल लॉगरिथम 1 यानी कि 1 का नेचुरल लॉगरिथम लें तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आती है। ठीक है, यहाँ पे जब 1 ही आएगा तो इसकी नेचुरल लॉगरिथम 1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर डेल जी जो है वो इक्वल हो जाता है डेल जी नॉट से। और इट मेक्स सेंस कि जब डेल जी नॉट को हम डेल जी नॉट इसलिए कहते हैं कि जब फ्री एनर्जी हम मेजर करें स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर, तो ये फार्मूला इस तरह से डिराइव करना हमें कंसेप्ट भी बना देता है कि डेल जी जो है वो इक्वल टू डेल जी नॉट है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अगर एमसीक्यूज़ में ये चीज़ इस तरह से आ जाए तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। सेकंड कंडीशन हम कौन सी ले रहे हैं कि हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लेते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन से फ़ौरन आपके दिमाग में आएगा कि मैंने आपको पहले बताया था इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डेल जी किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि डेल जी जो है 0 के इक्वल है, मतलब कोई एनर्जी चेंज नहीं आ रहा है। जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट जो हैं वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं।
सही है। यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने फ़ौरन जो है डेल जी को ज़ीरो के इक्वल लगा दी, क्योंकि मुझे ये बात कंफर्म है डेल जी जो है ज़ीरो के इक्वल होता है एट इक्विलिब्रियम। उसके बाद डेल जी नॉट प्लस ये गैस कांस्टेंट टेम्परेचर इन केल्विन, और यहाँ पे जो नेचुरल लॉगरिथम है इसके बाद देखिए जो मैंने कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ इक्विलिब्रियम लगा दिया है। क्यों? क्योंकि कंडीशन कौन सी है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन। सही हो गया। इक्विलिब्रियम कंडीशन सब मतलब ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब हमें ये बात पता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम किसके इक्वल होते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो हम इसकी जगह जो है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगा देंगे। तो आपको ये बात मैंने पहले बताई थी कि हम डेल जी नॉट जो है ना उसकी हेल्प से हम कैसे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हमें वैल्यू पता चल जाए ना, उससे हम डायरेक्टली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेल जी नॉट क्या होगा। देखिए मैंने आपको इस जगह पर ये बात बताई, ठीक है। ये मैं लिपनकॉर्ट से जो है ना उसके अकॉर्डिंग आपको बातें बता रही हूँ, तो आप बुक से देख भी सकते हैं इसे। तो डेल जी नॉट कैन रीडली डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये बात हमने फार्मूले की हेल्प से प्रूव कर दी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से हम फ़ौरन जो है डेल जी नॉट को किस तरह से मेजर कर सकते, सॉरी डेल जी नॉट से डायरेक्शन का अंदाज़ा किस तरह से लगा सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ना एफएससी का नॉलेज इतना आपको पता होगा कि हमने वहाँ पे कहा था कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है, इसका मतलब है कि ना रिएक्शन फॉरवर्ड के अंदर जाएगा ना रिवर्स के अंदर जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है। उसके बाद अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं यहाँ पे ना कंडीशन साथ साथ लिखती जाती हूँ। देखिए कंडीशन लिखने से पहले मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ नेचुरल लॉगरिथम के बारे में, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी हमारे लिए न्यू है, हमें इसका नहीं पता। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, नेचुरल लॉगरिथम अगर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। अगर नेचुरल लॉगरिथम की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, तब हमारे पास इसकी वैल्यू पॉजिटिव के अंदर आएगी, यानी कि ग्रेटर देन 1 आएगी, ठीक है, पॉजिटिव 1 आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। ये मैं ये कह दूँ ग्रेटर देन 1 आएगी, ठीक है, इसका आंसर जो है ग्रेटर देन 1 आएगा। और अगर नेचुरल लॉगरिथम की वैल्यू जो है, मतलब हम लेस देन 1 का नेचुरल लॉगरिथम लें तो इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन लेसर देन 1 आएगी, ठीक है, लेसर देन 1 यानी कि नेगेटिव के अंदर वैल्यू, यहाँ पे पॉजिटिव के अंदर वैल्यू आएगी और यहाँ पे जो है नेगेटिव के अंदर वैल्यू हमारे पास आएगी। हम कंडीशन लगाते हैं, पहले हम कंडीशन लगा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है 1 के इक्वल आ रहा है। हम इस फार्मूला के अंदर इसको पुट करेंगे कैसे? डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉगरिथम के इक्वल किसके इक्वल है? 1। सही है। यहाँ पे अगर हम इसका आंसर निकालें तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डेल जी नॉट यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अगर हम दूसरी कंडीशन लगाएं जिसके अंदर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ले रहे हैं ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 जो है, अगर मैं इसे ग्रेटर देन 1 ही यहाँ पे लिखूँगी तो सबको ये बता दूँगी कि नेगेटिव या पॉजिटिव किस तरह से वैल्यू आएगी। अब मैंने यहाँ पे लगाया ग्रेटर देन 1, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने जब बताया था कि ग्रेटर देन 1 होगी वैल्यू, तो आंसर हमारे पास किसके अंदर आएगा? पॉजिटिव के अंदर। तो देखिए हमारे पास आंसर, अगर ये आंसर नेगेटिव के अंदर है और यहाँ पे आंसर जो है कुछ प्लस माइनस, यहाँ पे किसके अंदर आंसर आ जाएगा? नेगेटिव के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमने ये बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जब डेल जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव आए तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन कौन सा है? एक्सर्गोनिक। तो एक्सर्गोनिक किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मेजरली वो जाएगा, ठीक है, और कुछ अमाउंट जो है उसकी रिवर्स डायरेक्शन के अंदर भी चली जाएगी। मैंने एरो से इनकी मैग्नीट्यूड को शो किया। इसके बाद हमारी थर्ड कंडीशन आ जाती है जिसमें मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को लिया है लेसर देन 1। तो यहाँ पे क्या होगी? वही अगेन हम लगाएंगे लेस देन 1। अगर इसकी वैल्यू है तो लेस देन 1 का क्या आंसर हमने बताया था कि वो नेगेटिव के अंदर आएगा। यहाँ पे वही हम नेगेटिव के अंदर लिख देंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब है कि डेल जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? डेल जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है। और अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब है कि एनर्जी हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी, यानी कि एंटरगोनिक रिएक्शन है। और एंटरगोनिक रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत मर के जाते हैं, ठीक है, बहुत कम इनकी अमाउंट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाती है और रिवर्स डायरेक्शन के अंदर ज़्यादा, क्योंकि हम एनर्जी देंगे तभी ये फॉरवर्ड के अंदर जाएगा, वरना ये रिवर्स की तरफ टर्न हो जाएगा।
उसके बाद जो है ना डेल जीज जो हैं, ये बात तो आप याद रखें कि अगर डिफरेंट रिएक्शन, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पाथवेज पढ़नी है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है, टी साइकिल पढ़ना है, तो इसके अंदर जो डेल जीज आएंगे ना डिफरेंट रिएक्शन की, क्योंकि पाथवे के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ए जो है बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, बी जो है सी के अंदर, सी जो है डी के अंदर। तो इन सारे पाथवेज की जो डेल जी होगी ना, ये एडिटिव इन फंक्शन होगी, यानी कि अगर हमने एक पूरे पाथवे की डेल जी एनर्जी चेंज फाइंड करना है तो हम इनको प्लस कर लेंगे सिंपल। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की एग्जांपल दूँ, पहला स्टेप है जिसमें ग्लूकोज जो है ना वो कन्वर्ट हुआ है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर, और यहाँ पे जो डेल जी नॉट हमें नज़र आया है ना, उसकी वैल्यू है -4000 कैलोरीज पर मोल। ठीक है, इसकी वैल्यू -4000 कैलोरीज पर मोल है। और इसके बाद ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर, और यहाँ पे डेल जी नॉट अगर मैं इसको 1 कंसीडर करूँ और इसको 2 करूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू आई थी +400 कैलोरीज पर मोल। तो इनका ये एडिटिव इन फंक्शन होगी। हम इनको यहाँ पे मतलब ये माइनस का साइन है प्लस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे माइनस, और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3600 कैलोरीज पर मोल। अब जब तक इन स्टेप्स की वैल्यू नेगेटिव के अंदर आती रहेगी, इसका मतलब है कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। ये स्टेप क्या होंगे, एक्सर्गोनिक। तो ये पाथवे में किस तरह पता चलता है कि ये क्या है, फिजिबल है। ठीक है, इस तरह से डेल जी नॉट हमें बताती है कि एक पाथवे फिजिबल है या नहीं है। अब एक पाथवे पूरा चल रहा है ए बी के अंदर, बी सी के अंदर, इसके अंदर जो टोटल एनर्जी चेंज है उसका नेगेटिव होना ज़रूरी है। ठीक है, टोटल एनर्जी चेंज का नेगेटिव होना ज़रूरी है। अगर एक स्टेप की एनर्जी चेंज पॉजिटिव भी आ जाती है तो इससे कोई मसला नहीं होता। जैसे यहाँ पे एनर्जी चेंज क्या था, पॉजिटिव आया था, लेकिन फिर भी टोटल एनर्जी चेंज क्या है, नेगेटिव, तो इरेक्शन क्या होता है, फिजिबल होता है। इसका मतलब है टोटल एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड एनर्जी, फ्री एनर्जी चेंज है, उसका नेगेटिव होना ज़रूरी है। अगर एक स्टेप का उसमें पॉजिटिव भी हो जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक।